Hello students. In earlier classes we were discussing about the different methods of calculation of national income. In the earlier classes we have already discussed about the product method and the numerical examples of product method, the income method and the numerical example of income method. In today's class we will discuss the last method of calculation of national income, that is the expenditure method. Most frequently asked method is this method only, and the most difficult among the three is this only, because there is some part which creates confusion. That's why it is considered as a bit difficult method by the students. But if we focus on that, the confusing part, we won't find it that difficult. So let's discuss the expenditure method. What's the expenditure method is? Expenditure method leads us to, first we will know that expenditure method leads us to GDP at MP. GDP at MP. Okay. How it is right? It is right by adding C plus G plus I plus X minus N. What is C, what is G, what is I and what is X minus N? We will discuss this. Okay. First is C. C is private final consumption expenditure. Private final consumption expenditure. Expenditure done by consumers, expenditure done by household on final products which are used for their consumption is known as private final consumption expenditure. जितना भी खर्चा हाउसहोल्ड ने, कंज्यूमर्स ने फाइनल गुड्स पे कर दिया है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, उसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे. एक्सपेंडिचर डन ऑन टी शर्ट इज इंक्लूडेड इन दिस. एक्सपेंडिचर डन ऑन ब्रेड बटर इंक्लूडेड इन दिस. एक्सपेंडिचर डन ऑन वॉशिंग मशीन इज इंक्लूडेड इन दिस. एक्सपेंडिचर डन ऑन कार डन ऑन is included in this. Every final expenditure done by consumers will be included in this. चलिए आगे चलते हैं. लेट्स कंटिन्यू. Next is G. G is government final consumption expenditure. The same expenditure done by government, that is expenditure on wheat, expenditure on rice to provide these protected subsidized price, expenditure on medicine to provide free medicines. गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से खरीदती है और लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है फॉर देयर वेलफेयर. तो ये सारा जो एक्सपेंडिचर है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ओके. नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करने से पहले अपन एक्स माइनस एम कर लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ही सबसे ज्यादा झोल है. आइए एक्स माइनस एम. व्हाट इज एक्स माइनस एम? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. एक्सपोर्ट ऑन गुड्स, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उन दोनों पे जो खर्चा किया हुआ है या जो पैसा आया है उसको हम दोनों को लेते हैं और नेट में हम उसका रिजल्ट निकालते हैं. इसीलिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम नेट एक्सपोर्ट्स भी कहते हैं. तो अगर क्वेश्चन में अगर x माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग से दे रखे हैं, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है आपको, तो आप नेट एक्सपोर्ट्स फिगर उठा सकते हैं. कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, नेट एक्सपोर्ट्स भी दे देगा और इंपोर्ट्स भी दे देगा आपको. ठीक है. तो बच्चों को दिमाग में रहता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. अरे उसके आगे नेट एक्सपोर्ट, नेट वर्ड लगा हुआ है. तो अगर नेट एक्सपोर्ट आपको दिया हुआ है इसका मतलब उसने खुद ने, क्वेश्चन ने खुद ने x माइनस एम करके दिया हुआ है, इसलिए आपको वापस x माइनस एम करने की जरूरत नहीं है. तो वो याद रखिएगा, x माइनस एम अगर आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब वो नेट एक्सपोर्ट्स है. चलिए आगे चलते हैं. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा बचा हुआ है I इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अब इस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर दो क्लासिफिकेशन है, दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट सिंपल है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है उसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. उसे चेंज इन स्टॉक भी हम कहते हैं. पहले भी आ चुका है आपका चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्ट मेथड में भी आया था. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज चेंज इन स्टॉक. और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट.
कैसे भी हम इसे नाम दे सकते हैं। क्लियर है? अब जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है वो यही है, फिक्स इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है? जो फिक्स एसेट पे किया हुआ खर्चा है वो हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट है। कौन कौन सा हो सकता है? देखिए मेरे अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा हो सकता है? बिजनेस इन्वेस्टमेंट। सर ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? किसी बिल्डर ने मॉल बनाया, फ्लैट बनाया बेचने के लिए, ठीक है, कि ये मॉल बनाया उसने, इसमें शॉप शोरूम सबको बेचेगा, ये फ्लैट्स बनाए हैं उसने, वो सब लोगों को बेचेगा। तो उसने अगर ये ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, बेचने के लिए, तो उसे हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है आपको। नेक्स्ट बोल रहा है आपको गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए गवर्नमेंट ने स्कूल बिल्डिंग बनाई है, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई है, गवर्नमेंट ने डैम्स बनाए हैं, ठीक है। ये सारा जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, उसे हम गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स, ठीक है। कंज्यूमर्स ने, हाउस होल्ड्स ने अगर अपने रहने के लिए घर बनाया है तो उसे रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बोला जाएगा। घर बनाया है या घर खरीदा है तो उसे इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट या तो हो सकता है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दे या फिर आपको तीनों अलग अलग करके दे दे, तो इन तीनों को जोड़ के आपका क्या आ जाएगा? फिक्स इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो ये आपका पूरा एक्सपेंडिचर मेथड है। अब रही बात कंफ्यूजन की, कहाँ कंफ्यूजन सबसे ज्यादा क्रिएट होता है, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इन तीनों को एक साथ जब मिलाते हैं तो इसे फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट के आगे क्या लगा दिया? ग्रॉस डोमेस्टिक। क्लियर है? और इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी हम इसे बोल सकते हैं। किसको? फिक्स इन्वेस्टमेंट को। फिक्स इन्वेस्टमेंट को तीन नाम हो गए फिक्स इन्वेस्टमेंट के, एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये तीन नाम हो गए हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट के। ये तीन नाम अगर आपको याद है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये तीन नाम याद नहीं है तो आपको कंफ्यूजन होगा कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। अब आ जाइए लास्ट पार्ट, इसके अंदर जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पूरे को, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पूरे को, देखिए मैंने यहां पे नीचे लिखा हुआ है, पता ही मतलब अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट को अगर मिला लिया जाए तो फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एक और नाम है, इन्वेस्टमेंट पूरे आई का एक और नाम है, क्या है वो? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी आपको इसके अंदर बोला जा सकता है, ठीक है। फिक्स्ड वर्ड हटा दिया सर, यहाँ पे तो आपने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोला। एग्जैक्टली, जब मैं फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ इसका मतलब है सिर्फ फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, इसका सिर्फ मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस हिस्से की। लेकिन अगर मैं फिक्स्ड वर्ड हटा दूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर बोलूं, इसका मतलब मैं दोनों हिस्सों की बात कर रहा हूँ, दोनों को मिला के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। यही एक डिफिकल्टी लेवल इसके अंदर है। ये जो अलग अलग नाम इसके अंदर पूछे जाते हैं, दिस इज आवर डिफिकल्टी लेवल इन दिस मेथड। इसी वजह से बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो एक चार्ट आप ड्रॉ कर लीजिए, चार्ट के नीचे मेरे नाम लिखे हुए ये आप लिख लीजिए। अगर ये आपने लिख लिया, ये चार्ट अगर आपने बना दिया, इफ दिस चार्ट इज क्लियर इन योर माइंड, then you would not face any difficulty in remembering these names and in solving practical questions. Okay, so this was our expenditure method. That's all for today. We will discuss the practical problems in next class. Thank you.